आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं पॉलिटी घटना चक्र सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का मूल अधिकार। तो आज हम इस टॉपिक में मूल अधिकार देखेंगे। सबसे पहले हम शॉर्ट नोट्स देखेंगे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे संबंधित उसको हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि हमारा वीडियो पसंद हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। तो सबसे पहली बार मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने की आकांक्षा कब प्रकट की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो भाग कौन सा है? भाग 3 है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारा भारतीय संविधान कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। मौलिक अधिकार पूर्णतया नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। तो ये क्या है? मौलिक अधिकार पूर्णतया नैसर्गिक हैं और अप्रतिदेय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358 एवं 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। यदि 352 के तहत आपात की स्थिति है तो 358 और 359 के प्रावधानों के अंतर्गत मूल अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य वाद योग्य रूप में संविधान में रखा गया है। तो मौलिक अधिकार कैसे हैं? न्याय योग्य अर्थात वाद योग्य हैं। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे, मौलिक अधिकार मूल संविधान में। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। तो भारतीय संविधान में जो भी मौलिक अधिकार हैं उसको अमेरिका संविधान में जो अधिकार बिल है उससे इसकी तुलना की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। तो यह न्यायपालिका जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। संविधान का अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। इस रूप में अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को 14 से 18 तक रखा गया है। तो भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक उसका वर्णन है। कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है, जो इस प्रकार है। विधि के समक्ष समता, यह अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है अनुच्छेद 15। अर्थात किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, यह अनुच्छेद 15 कहता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो अवसर की समता क्या है? अनुच्छेद 16 में अवसर की समता है। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत जो है अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित हैं। तो 19 से 22 क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित हैं। अनुच्छेद 19 के तहत
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 1 क में प्रधानिक वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 के 1 के क में, और इसके अंतर्गत समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) के क में प्रदत्त वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना है। तो सूचना का अधिकार भी वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत इसको निहित माना जाता है। अनुच्छेद 19 के 1 के क। अनुच्छेद 19(1) ख में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। तो ख में शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 1 के ग में संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है। तो ग में सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है। 19(1) के घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता है। तो कोई भी नागरिक भारत में कहीं भी जा सकता है। अनुच्छेद 19(1) के घ में। अनुच्छेद 19(1) के अंग के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता है। तो अंग में किसी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 1 के 6 के तहत कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। कोई भी व्यक्ति कोई भी कारोबार कर सकता है 19(1) के 6 के अनुसार। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19(1) के च का लोप कर दिया गया है। 19(1) का जो च था उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत उसको लोप कर दिया गया है। अनुच्छेद 19(1) क से लेकर अनुच्छेद 19(1) छ तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर 19(2) से लेकर 19(6) तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बंधन आरोपित किया जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? 20 के तहत है। अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से है, अर्थात जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत है। और अनुच्छेद 21(1) का क शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो 21 का क जो है अनुच्छेद वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन को निषिद्ध करता है। अर्थात अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कारखाने, खनन इत्यादि परिसंकट यानी कि बाल मजदूरी पे रोक लगाता है। जबकि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। तो 23 जो होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है, मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम, जबरदस्ती उससे कोई श्रम कराया जाता है, इससे प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 23। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो दंडनीय अपराध 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी निहित है। तो विदेश भ्रमण जो है अनुच्छेद 21 में निहित है। उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना। यदि आप अपना जीवन साथी चुनते हैं तो अनुच्छेद 21 के 1 के तहत आएगा।
उच्चतम न्यायालय ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले 1993 में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया था। तो शिक्षा के अधिकार को 1993 में शामिल किया गया था। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार करने का अधिकार है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है अनुच्छेद 25 के अनुसार, जिसमें सिखों का कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार समाहित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। धार्मिक कार्य से संबंधित है अनुच्छेद 26, जबकि अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण से, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से अनुच्छेद 29, जबकि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार से है। तो अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थान एवं प्रशासन स्थापना करने से है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें एक आपको संपत्ति का अधिकार जो 7वां अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 300 क के तहत अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार माना गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेखित है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट को अर्थात उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार शक्ति प्रदान किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है अर्थात सर्वोच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, जबकि जो उच्च न्यायालय है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? ये है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना। परमादेश, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो परमादेश कब जारी किया जाता है? जब न्यायालय को ऐसा लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। प्रतिषेध, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है। तो निचली अदालत जब अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है तो ऊपर की अदालत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करती है। अर्थात निचली अदालत जब अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है तब उसके लिए जो आदेश जारी किया जाता है उसे प्रतिषेध करते हैं। अधिकार परीक्षा, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के तहत उसके पद पर कार्य करने से रोक देता है। अर्थात जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी पद पर आसीन हो गया है, तब न्यायालय उसे रोक देता है। नेक्स्ट है उत्प्रेषण,
जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है। निचली अदालत या सरकारी अधिकारी जब बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। तो न्यायालय के द्वारा जब ऐसा लगता है कि कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना किसी अधिकार के कार्य कर रहा है, तो न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उस विचाराधीन मामले को लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देती है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 तथा अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अर्थात 352 के तहत जब युद्ध हो या बाहरी आक्रमण हो तो उस समय अनुच्छेद 358 के तहत जो अनुच्छेद 319 में जो वर्णित मूल अधिकार हैं वह स्वतः क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। अर्थात 20 और 21 को छोड़ के बाकी सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। अर्थात संविधान के संशोधन 44वां संशोधन के पश्चात जो 20 और 21 में जो मूल अधिकार हैं उसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह अभिनिर्धारित किया है कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्यु दंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है। तो अगला देखते हैं, आगे देखते हैं हम। तो इस प्रकार ये शॉर्ट नोट्स था नागरिकता जो हमारा मौलिक अधिकार है उस पे। अब हम इसके आधार पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो ये है आपको शक्तियों का पृथक्करण जो है उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया। तो ये बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए गए थे, ये भी गलत है। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था, यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। डॉक्टर राधाकृष्णन। मौलिक अधिकार क्या हैं? तो ये वाद योग्य हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? वाद योग्य होते हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं। नेक्स्ट, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित है। तो सी हो जाएगा। एक
4 और 5। तो पहला ये संविधान में उल्लेखित है, इसलिए इसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। यह प्रजातांत्रिक होता है, ये गलत है। यह लोक कल्याणकारी होता है, ये भी गलत है। यह व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक होता है, तो बिल्कुल जो मौलिक अधिकार होते हैं व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक होते हैं। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो मौलिक अधिकार के विरुद्ध संसद कानून नहीं बना सकती है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान स्वतंत्रता में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया। व्यक्तित्व विकास के लिए ये इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी इसका उल्लंघन नहीं कर सके। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता है। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया के संबंध है, न कि अधिकारों से। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 13 के तहत प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार क्या हैं? तो ये आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार आपातकाल में 359 के तहत अनुच्छेद निलंबित किए जा सकते हैं। तो कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकते हैं, ये गलत है। निलंबित किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री की निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये राष्ट्रपति निलंबित करते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकता है, बिल्कुल नहीं। ये बाह्य आक्रमण और इमरजेंसी के अंतर्गत ही निलंबित होते हैं। अनुच्छेद 358 और 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों को निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये देख लेते हैं। ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, तो बिल्कुल सही है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, तो ये भी सही है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, बिल्कुल सही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल के समान है। तो ये 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक और भाग 3 के अंतर्गत इन्हें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 13 प्रावधान करता है। अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 245 केंद्र राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, अनुच्छेद 326 लोकसभा में विधानसभा का निर्वाचन व्यस्क अधिकार के आधार पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो ये है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है आपको अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक समता का अधिकार है। तो अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा किया गया, 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक।
14 है विधि के समक्ष समता, धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के विभेद जो इस 15 के आधार पे है। लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समता अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया गया है? तो समानता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। तो अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। सी हो जाएगा 2, 3 और 4। देख लेते अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने के से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये लगाता है अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह बंद करता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी सब पर यह कानून लागू होगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता है? तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण है? तभी हमने देखा था अनुच्छेद 14। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अंतर्निदेशित या अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसका उल्लंघन करता है? तो यह 14 का उल्लंघन करता है। कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है, तो यह अनुच्छेद 14 में समान कानून के समक्ष समान संरक्षण प्रावधानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का नियम यह कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एवं मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो किसके अधीन किया गया है? तो हम जानते हैं 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार है। तो धर्म आदि के आधार पर विभेद जो ये भी है समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है, जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार को समता के अधिकार में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास राज्य बनाम देराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो क्या ये विधि के समक्ष समानता का अधिकार था, कि भेदभाव के विरुद्ध ये अधिकार था, कि अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार था, कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार था? तो ये भेदभाव के विरुद्ध अधिकार था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराय राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया था। इसमें संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया
और इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई? तो आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई 15(5) अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत ये आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़े, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो आरक्षण का प्रावधान किया गया 15(5) के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए? तो अभी हमने देखा था 15(4) और 16(4) के अंतर्गत ओबीसी को आरक्षण प्रदान किए गए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंडों 15(6) एवं 16(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल ईडब्ल्यूएस वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए। तो ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण 15(6) और 16(6) के तहत प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है? तो अवसर की समानता कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो ये करता है 16(1) और 16(2). ये अवसर की समानता प्रदान करता है अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2). आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो कानून के समक्ष समानता है, ये सामाजिक समानता है, अवसर की समानता है, लेकिन आर्थिक समानता नहीं है। कानून के समक्ष समानता 14, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत, अवसर की समानता 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकारों में शामिल, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया है, देखेंगे। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। तो ये बिल्कुल देख सकते हैं। अगला, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर भी है। तो ये भी सही है और आर भी सही है, अर्थात सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है और समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीबों, पिछड़ों, वंचितों आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाए। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता की बात की गई है। इस प्रकार स्पष्ट कथन ए और कारण सही है और जो कारण है वो कथन की सही से व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय
को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया। तो ये किया आपको संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, तो ये बिल्कुल सही। ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, तो ये भी सही है। ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ पढ़ना, ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारा तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया भारतीय न्यायालय को समान काम के लिए समान वेतन। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39D के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है तथा इसको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतनों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ये हुई आपको अनुच्छेद 14 भी हमने देखा था, 14 और 16। अनुच्छेद 14 और 16 को एक साथ पढ़ने से ये होती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो हमने देखा था अनुच्छेद जो 17 है वो छुआछूत यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का समाप्ति व्यवस्था की गई है? तो ये अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ये अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। संविधान छुआछूत उन्मूलन किससे संबंधित है? तो ये छुआछूत आपको अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो दिया गया है ये डी अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उनका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो डी है 14 से लेकर 18 समता का अधिकार, जिसमें 17 जो है आपको अस्पृश्यता का अंत है। नेक्स्ट, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपको कानून बनाकर किया जा सकता है, बिल्कुल। शिक्षा की उन्नति द्वारा भी किया जा सकता है, जन जागरण द्वारा किया जा सकता है, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो नौकरियों में प्रवेश दिलाकर तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये इन तीनों से कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा किया जा सकता है। तो 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1965। कथन और कारण दिया है, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है और अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। उपरोक्त कथनों पर विचार करना है और देखना है। तो ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये दोनों इंडिविजुअल रूप से ए और आर दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो भिन्न वर्ग में कौन आएगा? अनुच्छेद 19 देख लेते हैं। 14 से लेके 18 तक तो आपको 14 से लेके 18 तक समता का अधिकार है, जबकि ये 19 जो अनुच्छेद जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यही भिन्न होगा। दिए गए अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य जो 3 हैं वो समता के अधिकार के वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार है आपको अनुच्छेद 19 से लेके और अनुच्छेद 22 तक। तो अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक। तो संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक
स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंध से संरक्षण है किसमें? 20 में है। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण है। 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्राप्त का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता है? तो भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19(1) का अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वर्णित वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तभी हमने देखा था प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के क के अंतर्गत आती है। तो ये आती है प्रेस की स्वतंत्रता। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। तो किसमें नहीं अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19(1) के ए में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। नेक्स्ट, भारत के समाचार पत्रों का स्वतंत्र क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत 1(a) के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये आपको किसके तहत? संविधान के अनुच्छेद 1(a) के 19(1) के ए के तहत निजी भवनों पर तिरंगा फहराना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। 19(1) के ए के अंतर्गत नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ए के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो यही नहीं आता है, घेराव अफसरों जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। तो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो उसका घेराव आप नहीं कर सकते हैं। शांतिपूर्ण इकट्ठा हो सकते हैं। एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो बिल्कुल लगा सकता है, लेकिन घेराव आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिकार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो ये अवांछनीय आलोचना अगर किसी का किया जा रहा है या सरकार का किया जा रहा है तो उस पे आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो हमने देखा था अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण और दैविक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता से संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, 20 जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 21 के तहत विधि सम्यक प्रक्रिया को शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के
विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 21 जो है विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है? तो विदेश यात्रा को दी है, समान कार्य के लिए समान वेतन को दिया है, और आवास का अधिकार, ये तीनों को मौलिक अधिकार की कैटेगरी में रखा गया है। तो चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1995 बाद में दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार अर्थात आवास का अधिकार 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली AIR 1967 द्वारा मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 वादों में दिए गए निर्णयों के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 39 घ के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, तथापि रणधीर सिंह बनाम संघ AIR 1982 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14-16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। अर्थात अनुच्छेद 39, 14, 16 और संविधान की प्रस्तावना को एक साथ पढ़ने से समान काम के लिए समान वेतन जो है ये आपको मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) D के अंतर्गत 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है एकांतता का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेसी। किसको किसको एक साथ पढ़ने से होता है? 19(1) D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर, 19(1) D को अगर 21 से मिला दे तो हमें एकांतता अर्थात राइट ऑफ प्राइवेसी का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से आर्थित होते हैं? तो अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन, अनुच्छेद 17 एवं संविधान के चौथे भाग के अंतर्गत और अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। तो यही है कि भाग 3 और अनुच्छेद 21 को एक साथ मिला के अर्थात 19 को और 21 को मिला के एक साथ पढ़ने से ये निजता का अधिकार अर्थात राइट ऑफ प्राइवेसी का अधिकार का व्याख्या होती है। भारत के संविधान के 21 अनुच्छेद के लिए के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है, तो ये 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो ये वही देता है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता ये किया जा सकता है। कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न ये भी किसके अंतर्गत आता है? पानी की गुणवत्ता को दूषित करना ये भी किसके अंतर्गत आता है, लेकिन मृत्यु दंड 19-21 के दायरे में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1968 के बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट,
उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया? तो ये किया गया उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में ये किया गया। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में अनुच्छेद 21 के कार्यस्थल का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। ये क्या अधिकार है? मूल अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया आपको 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो ये शिक्षा का अधिकार अभी हमने देखा था, एक मौलिक अधिकार भी है। कथन और कारण देखना है। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये बिल्कुल सही है। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो ये भी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन ए सही का स्पष्टीकरण आर है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? तो मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध। तो ये बिल्कुल है। अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं है, ये समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। कारखानों और खदानों के भी में बच्चों को नियोजन से निषेध, तो ये आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार 1 और 4। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है तथा 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। तो बलात्श्रम और दुर्व्यापार अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है, जबकि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन से प्रतिषेध है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो बच्चों से संबंधित है वो अनुच्छेद 24 है, कारखानों में बाल मजदूरी कराने से रोकने के लिए अनुच्छेद। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ये ऐसा निषेध क्या है जी? पूर्ण निषेध है। ये पूर्ण रूप से वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशोध करता है? तो बालकों के नियोजन का प्रतिशोध अनुच्छेद 24 करता है। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है? तो ये अनुच्छेद 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICCPR के अनुच्छेद डैश द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 24 के द्वारा बाल अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद
दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। तो यह अनुच्छेद 20 जो है वो दोहरे दंड से और स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो अपने खिलाफ बाध्य नहीं किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 20 के तहत है। नेक्स्ट, अपराध किसी के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो अभी हमने देखा 20(3) के अंतर्गत उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 20 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो ये अनुच्छेद 22 से है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। 22 का 1, स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। तो ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 22 का 4, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं है। तो ये भी सही है। संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकता है। तो ये गलत है। और गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता है। तो बिल्कुल उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। लेकिन ये गलत है कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो कितने दिनों के लिए? 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है बिना मुकदमा चलाए। प्रत्यक्ष बंदीकरण निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो ये केवल 3 माह तक उसको बंदी बनाए कर रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल पर मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। नेक्स्ट, कैदी का पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। तो ये केवल 2 सही है, बाकी एक आपको सही नहीं है। पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों का अपने नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है? तो ये धर्म का प्रचार आप कर सकते हैं, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है, धार्मिक निकायों को लोक का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार है। तो बिल्कुल भी ये अधिकार नहीं है, आप किसी को धर्म जबरदस्ती परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है? तो यह धार्मिक स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद 25 है, इसके अंतर्गत सिख कृपाण धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंध है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त
हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो हिंदू सम्मिलित नहीं करता है पारसियों को, जबकि बौद्ध को करता है, जैन को भी करता है और सिख को करता है, लेकिन पारसी को नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो ये मानववाद के अधीन नहीं है, स्वास्थ्य के अधीन है, सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है, सदाचार के अधीन है, लेकिन मानववाद के अधीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये आपको डी होगा, 1, 4 और 5। तो लोक व्यवस्था में प्रतिबंध लगाया गया है, सदाचार पर प्रतिबंध लगाया गया है, और 5 स्वास्थ्य पर। तो संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो लोक स्वास्थ्य और सदाचार और स्वास्थ्य, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिबंध लगाता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन से प्रतिबंध, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों के प्रबंध का स्वतंत्रता है, बिल्कुल सही है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का वर्गों का अधिकार, तो ये आपको सुमेलित नहीं है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है, जबकि अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से है। तो 30 के अंतर्गत शिक्षण संस्थान स्थापना करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबकि अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, जिसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरसित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम अनुच्छेद 23 बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बिल्कुल सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना अनुच्छेद 30, तो ये अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है, न कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत। ये हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 30 अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार है? तो यह अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द की परिभाषित नहीं करता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 30 है अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, और संविधान में केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता देता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है तो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को ही मान्यता देता है। दो ही प्रकार की अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, एक तो धार्मिक और दूसरा भाषाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो ये बिल्कुल न्यायपालिका ही संरक्षक होती है। सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 32 के तहत तथा हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत।
संविधान के अनुच्छेद अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय है अनुच्छेद 32 के तहत। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो ये न्यायपालिका को समझा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो ये उच्चतम न्यायालय को भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाले समिति के एक सदस्य थे? तो बिल्कुल थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया? तो बिल्कुल किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई? तो बिल्कुल की गई। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है? तो ये बिल्कुल गलत है। भारत का उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय है। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये बिल्कुल मौलिक अधिकार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ये कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया है। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था? तो ये बिल्कुल कथन सही है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है? तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो ये जो हाई सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रखता है। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो माना गया है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्चतम न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस रीट को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग। चूंकि 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 में 21 का आपात की घोषणा के काल में भी निलंबन नहीं किया जा सकता, अतः व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए एक अति महत्वपूर्ण रीट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो अभी हमने देखा हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब सशरीर हाजिर करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर हाजिर करना। अब परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय का लेख। उत्प्रेषण होता है पूर्णतया सूचित करना। अधिकार परीक्षा किस अधिकार से। तो ये हो गया। इसका फिर से देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हमें शरीर चाहिए। परमादेश हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय का लेख। उत्प्रेषण पूर्णतया सूचित कीजिए। और अधिकार परीक्षा किस अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैवी द बॉडी, तो ये बिल्कुल मिलान है। परमादेश वी कमांड, ये भी सही है। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, ये गलत है। अधिकार परीक्षा वाई वाट अथॉरिटी, तो ये भी सही मिलान है।
निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। ये आपको उत्प्रेषण भी होता है और परमादेश भी होता है। तो इनमें से ई होगा, एक से अधिक। तो यहाँ देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। उत्प्रेषण रीट में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए किसी निर्णय की पुनः परीक्षा री एग्जामिनेशन करते हैं। यह कार्य एक तरह का पोस्टमार्टम है। इसके अतिरिक्त जब न्यायालय को लगता है कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसके कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। तो ये भी एक प्रकार का पोस्टमार्टम है। तो अतः इसमें एक से अधिक उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसके कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं? मेंडामेस कहते हैं। ये परमादेश होता है। परमादेश का आशय है हम आदेश देते हैं। इस प्रकार इस याचिका रीट द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेखा जारी करता है, तो इसी को मेंडामस या परमादेश कहते हैं। मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए इसका हम डायरेक्ट मिलान ही देख लेते हैं। ये अनुच्छेद जो 16(2) है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इसमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, अर्थात अवसर की समानता है। 29 का 2 है, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। 30 का 1, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 31(1) के तहत किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ देखना है मिलान कौन सही है। तो अस्पृश्यता का अंत 17 से हुआ था। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ये 23 नहीं है। ये अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है अनुच्छेद 29। तो अस्पृश्यता का अंत 17 से है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निरोध है 22 से, धर्म की स्वतंत्रता 25 से और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 से है। यहाँ आपको मिलान करना है। तो उपाधियों का जो अंत था वो अनुच्छेद 18 से हुआ था। और शिक्षा का अधिकार 21 का क है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण तो ये, और धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो इसका मिलान हम देख लेते हैं। तो इसमें उपाधियों का निर्देश है 18 से, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 से, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण है अनुच्छेद 29 से और शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 से, अर्थात धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 है। तो धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 है और धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 है। तो ये हम देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है, 1 से 2 को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा हमारा मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? तो संविधान का 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो ये बिल्कुल कर सकती है। मौलिक अधिकारों में संशोधन बिल्कुल कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में। मूल ढांचे का सिद्धांत किस में आया है? तो सी का 1 मिनर्वा मेल केस में है। और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध ये आपको संविधान के 23 में है। तो ये हमारा ए नंबर चॉइस सही होगा। मिलान कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है केशवानंद भारती केस में। मूल ढांचे का सिद्धांत है मिनर्वा मिल केस से और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध किया गया है अनुच्छेद 23 से।
किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था? हमने अभी देखा था केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में जो था वो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद तथा तत्पश्चात 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के वाद में निर्धारित किया था कि संसद संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तदंतर 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद एवं सज्जन कुमार के वाद के विपरीत संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दिया था। अर्थात शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार संघवाद तथा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश निर्गत किया था कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन 1967 में जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद था, इसमें उच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद एवं सज्जन कुमार वाद के विपरीत संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दिया गया था। चूंकि वर्तमान में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय के अनुसार संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति सीमित प्राप्त है, अतः विकल्प ए को अभीष्ट उत्तर के रूप में चिन्हित किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है और वह मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा सिद्धांतों का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया गया है? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार 1973 में मूल ढांचा बुनियादी ढांचा सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा बिल 1980 के बाद भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत को रूपरेखा प्रदत्त की? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम क्या है? तो गोलकनाथ बनाम केशवानंद भारती बनाम, तो ये गोलकनाथ हुआ था 1967 में, केशवानंद भारती 1973 में। आगे देखते हैं, मिनर्वा मिल 1980 में और ए.के. गोपालन बनाम मद्रास, तो ये सी इसका उत्तर हो जाएगा, सी DABC देख लेते हैं। तो ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य ये होता 1950 में, तो इसको हम ध्यान रखेंगे, ये कालानुक्रम में अरेंज करने के लिए आता है। तो ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में। मिलान देख लेते हैं, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। नेक्स्ट, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो यह अब यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। पहले यह मौलिक अधिकार था किंतु अब यह विधिक अधिकार बन गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 वित्त संपत्ति एवं संविदायवाद के अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार के रूप में अंतः स्थापित किया गया है। इसके अनुच्छेद 300 को विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना है के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। संपत्ति का अधिकार क्या है? तो यह अब एक वैधानिक अधिकार है और कानूनी दोनों अधिकार है। तो वैधानिक और कानूनी दोनों अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर को चुनिए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया था, बिल्कुल सही है। और संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार बनाया गया था, बिल्कुल हमारा कथन
एक सही है और कथन दो दोनों हमारा कथन एक और कथन दो दोनों सही है, तो ये हमारा सी हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? तो यह एक विधिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध में है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया, तो ये हमारा गलत है, उस समय नहीं किया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार है। इस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार भाग 12 के अनुच्छेद 300 को हमें विधिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया, अतः कथन 2 सही। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन 1978 तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था, अतः 3 गलत है, ये कांग्रेस सरकार द्वारा नहीं किया गया था, ये तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा ये संशोधन किया गया था 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया है? तो ये किया गया संविधान के 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, तो ये 78 के द्वारा किया गया इसका लोप। संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 1978 में किया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों को सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? तो ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकारों को सूची से हटा लिया गया। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? तो ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। एक ही सवाल बार बार रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संविधान संशोधन ने नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया वह क्या था? तो वो था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, जनता पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो हम जानते हैं संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसको हटा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो ये है, आपको इसमें देख लेते हैं, इसमें है आपको विरोध करने का जो अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो भारतीय संविधान का समानता का अधिकार 14 से 18 है, धर्म पालन करने का अधिकार 25 से 28 है तथा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 प्रदान किया गया है, परंतु आवास के अधिकार को उल्लेख नहीं किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो ये सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रत्यक्ष नहीं दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार है जिसे जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इसे वाक्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19(1) क में सन्निहित माना है, अतः इसे मूल अधिकार माना जाता है, तथापि इसका संविधान में लिखित रूप से उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे वाक और स्वतंत्रता और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की और धर्म की आबाद रूप से आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। और चौथा, तो इसमें क्या है, 1, 2 और 3 तीनों हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इससे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य
1986 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करना वाक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ऐसा कानून नहीं है जिसके अधीन उन्हें राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय संविधान को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है किंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ये भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये भारतीयों को प्राप्त है, और अल्पसंख्यकों के अधिकार ये भारत के नागरिकों को प्राप्त है किंतु ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कानून के समक्ष जो समानता है ये विदेशी को प्राप्त है, और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी विदेशियों को प्राप्त है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19 भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह गैर नागरिकों विदेशियों को प्राप्त नहीं। जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विधि के समक्ष समानता प्राप्त है, व्यक्ति की स्वतंत्रता ये प्राप्त नहीं है। प्राण दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध प्राप्त है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में कुछ मूलाधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से उपबद्ध है, जो इस प्रकार है। तो विधि के समक्ष समता जो है अनुच्छेद 14 ये दोनों को प्राप्त है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 के तहत प्राप्त है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 प्राप्त है। शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है विदेशियों को। शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है 23 और 24 विदेशियों को। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27 और 28 भी प्राप्त है। अतः स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 भारत में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं अपितु केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ये उत्तर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो विधि के समान संरक्षण ये दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत के में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो विधि के समक्ष समानता सबको उपलब्ध है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये भी है। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने का और चुनाव लड़ने का। तो ये डी 2, 3 और 4 जो है 2, 3 और 4 ये सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, ये केवल और केवल भारतीयों को उपलब्ध है। देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेखित विधि के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार मात्र भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तो इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? तो ये संवैधानिक निराकरण का जो अधिकार है वो गैर नागरिकों को उपलब्ध है। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उन्हें उपलब्ध है। अन्य तीनों अधिकार केवल देश के नागरिकों को प्राप्त है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल देश के नागरिकों को प्राप्त है। देश के किसी भाग में घूमने बसने का अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो ये व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा
नहीं कर सकता है, जबकि विधि के समक्ष समता वो कर सकता है, जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी कर सकता है, धर्म की स्वतंत्रता का भी कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विषयों लाभों का हकदार हो जाता है? तो ये इसमें सी 1 और 3, यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है, तो ये हो जाएगा। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है, तो ये भी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, केवल 1 और 3 सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, तो कब पारित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित हुआ था। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अध्यादेश 25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया तथा इसी तिथि को प्रभावी हुआ। इसका स्थान बाद में बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 ने ले लिया, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं अपितु उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, तो भारत के संविधान द्वारा भी किया गया है, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा भी किया गया है और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर एक्ट द्वारा भी किया गया है, तो सबके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भरना है। बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, तो बी जो है अधिकार जो है बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ये अर्नेस्ट बार्कर का कथन है कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई, तो अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, ये है कथन अर्नेस्ट बार्कर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो ये है अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, यानी अधिकार कर्तव्य के बिना कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक ऐसा कथन सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। तो अधिकार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास की अनिवार्य अपेक्षाएं हैं, इनके अभाव में मानव बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा लौकिक उत्थान बाधित हो जाएगा एवं मानव जीवन पशुवत हो जाएगा। अधिकार राज्य शक्ति पर सीमाएं हैं, यह राज्य कार्रवाई स्टेट एक्शन के विरुद्ध प्रत्याभूति गारंटी है, अतः अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ की गई, तो ग्रेट ब्रिटेन में सेवा के अधिकार अवधारणा प्रारंभ की गई, सेवा के अधिकार की अवधारणा ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ की गई। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेवा के अधिकार की अवधारणा वर्ष 1991 में ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में प्रारंभ हुआ। इसका तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। इसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन थे, हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित। तो इस प्रकार ये वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।